गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता गर्ग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स INPG कॉलेज मेरठ से आज एक नए टॉपिक के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम डिस्कस करेंगे मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इसमें एक वर्ड है मांग। मांग पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। मांग किसे कहते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने एक नियम पढ़ा था, मांग का नियम, जो ये बताता था क्या कि मांग का नियम हमें बताता है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा यानी वस्तु जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं तथा वस्तु के मूल्य यानी उस वस्तु का कितना प्राइस है में विपरीत संबंध होता है। यानी जिस वस्तु की हम डिमांड कर रहे हैं और उस वस्तु का जो मूल्य है उन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग का नियम केवल किसी निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा की दिशा को ही स्पष्ट करता है। देखिए, इसे एरो से दिखाया गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में गिरावट आती है, और दूसरी तरफ अगर उस वस्तु की कीमत घट गई है, कम हो गई है, तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ गई है। यानी दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन होता है। अगर एक चीज बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और अगर कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। यानी मांग का नियम केवल हमें डायरेक्शन देता है, दिशा बताता है। इस नियम की एक कमी ये रही कि ये हमें इस बारे में नहीं बताता कि मांग का नियम यानी कि कीमत घटी या बढ़ी, मांग घटी या बढ़ी कितनी, है ना। तो ये कौन बताता है हमें? मांग की लोच। यानी मांग का नियम हमें ये तो बताता है दिशा के बारे में, किंतु उसके मूल्य में हुए परिवर्तन से वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, हाउ मच, यह नहीं बताता। विभिन्न दशाओं में वस्तु के मूल्य परिवर्तन का वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर प्रभाव अलग अलग होता है। यही भिन्नता मांग की कीमत लोच की विषय सामग्री है। यानी अगर वस्तु की कीमत बढ़ी है, XYZ कोई भी वस्तु ले लेते हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ी है तो हर एक व्यक्ति के लिए उसकी मांग अलग अलग होती है। यानी कोई व्यक्ति होता है उसकी मांग 10% कम करता है, कोई 20% करता है, कोई 30% करता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं लोच का अर्थ। लोच का अर्थ है अनुक्रिया की मात्रा, और मांग की लोच का अर्थ है मांग की अनुक्रिया की मात्रा। मांग की लोच का अर्थ किसी वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन का उस वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन से है। अब हम पढ़ते हैं मांग की लोच की परिभाषा। डूली है प्रोफेसर, उन्होंने लिखा है मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन का उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिक्रियात्मकता को मापती है। यानी अगर किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे अन्य वस्तु की कीमत क्या है, अन्य वस्तु में क्या आ जाएगा, उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसकी स्थानापन्न वस्तु में कितना परिवर्तन हुआ। दूसरा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, यानी उपभोक्ता की आय पहले से घटी है या बढ़ी है, उसका भी इम्पैक्ट हमारा मांग पर पड़ता है, ठीक है। मांग की लोच के हम विशेषकर 3 आयाम पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन है इसकी। पहला है मांग की कीमत लोच, सेकेंड है मांग की आय लोच, और थर्ड है हमारी मांग की आड़ी लोच। तो यहाँ पर हम पहला कंसेप्ट क्लियर करेंगे, मांग की कीमत लोच, जिसको हम बोलते हैं मूल्य सापेक्षता, और इंग्लिश में कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, वस्तु की कीमत के परिवर्तन का उस वस्तु की मांग की मात्रा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। यानी जो मांग का नियम है वो हमें मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक दिशा बताता है, यानी ऊपर या नीचे, कम या ज्यादा। लेकिन हमारी मांग की कीमत लोच जो है वो हमें उल्टा हुआ है। मांग का नियम हमें गुणात्मक कथन बताता है और ये हमें मात्रात्मक कथन बताता है, ठीक है। इस धारणा को विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को दिया जाता है, जिसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में आवश्यकताओं की लोच यानी द इलास्टिसिटी ऑफ वांट्स नामक अध्याय में तर्कसंगत वर्णन किया है। मांग की लोच उस अनुपात को प्रकट करती है जिस पर कीमत बढ़ने पर मांग में संकुचन तथा कीमत घटने पर मांग में विस्तार होता है। यानी कीमत बढ़ी तो मांग
कम हो गई और कीमत घटी तो मांग में विस्तार हो गया। मांगी गई मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। अभी हमने बात करी थी कि दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है, अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इसीलिए मांग की लोच को ऋणात्मक यानी नेगेटिव यानी माइनस के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, किसी बाजार में मांग की लोच कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर है कि मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक बढ़ती है या कम, और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने से मांग कम घटती है या अधिक। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी इन्होंने बताया है कि यदि हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, खरीदी गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देना होगा। अतः कीमत लोच का अर्थ है वस्तु की मात्रा में वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन की अनुक्रिया। जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की गिरावट से उस वस्तु की मांग 10% बढ़ जाती है। अब आते हैं मांग की कीमत की लोच की श्रेणियां। ये 5 प्रकार की होती है। पहली है पूर्णतया बेलोचदार मांग, इंग्लिश में परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। सेकंड है इकाई से कम लोचदार मांग, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। थर्ड है इकाई के बराबर मांग की लोच यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फोर्थ है इकाई से अधिक मांग की लोच, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और लास्ट है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पहली है पूर्णतया बेलोचदार मांग। देखिए बेलोच यानी जिसमें लोच नहीं है। यदि जैसे हमारे पास एक लकड़ी है तो क्या होगा, उस लकड़ी को आप खींच नहीं सकते, उसको बड़ा नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते, यानी जिसमें जरा भी लोच नहीं होती। तो इन्होंने क्या बताया है, किसी वस्तु की मांग उस समय पूर्णतया बेलोचदार होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर, यानी कीमत तो फ्लक्चुएट हो रही है, देखिए परिवर्तन दोनों होता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, यानी कीमत कम भी हो सकती है और ज्यादा भी। कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आपकी कीमत 10% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, 30% बढ़ जाए, ये कीमत 10% घट जाए, 20% घट जाए, 30%, लेकिन आपकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वह स्थिति है जिसमें कीमत में काफी परिवर्तन भी मांग को प्रभावित नहीं होता। अब आप देखिए ऐसा कौन सी वस्तु में हो सकता है कि अगर उसके प्राइस कितने भी हाई हो जाए लेकिन आप अपनी डिमांड को कम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ व्यक्तियों के लिए जीवनदायक अनिवार्यताओं यानी नेसेसरीज ऑफ लाइफ की दशा में हो सकता है। इसको हमने सारणी और डायग्राम के थ्रू दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा था कोरोना का टाइम पीरियड था, या कोई डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है, अगर उसके लिए डॉक्टर ने बोला है इंसुलिन लेना अनिवार्य है, तो आप बताइए अगर इंसुलिन महंगा हो जाता है तो क्या व्यक्ति वो सोचेगा नहीं इस महीने नहीं लगवाता, अगले महीने देख लूंगा जब उसके प्राइस कम होंगे? नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस पर उसकी लाइफ डिपेंड है। अगर वो इंसुलिन नहीं लेगा तो क्या होगा, उसकी डेथ हो सकती है। और कहते हैं ना अपने जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो ऐसी चीजें जो हमारी जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड है, उसकी कीमत कितनी भी घट जाए या कितनी भी बढ़ जाए, हम उसकी मांग को कम नहीं कर सकते। देखिए हमने इसको सारणी में बताया है। फॉर एग्जाम्पल कीमत दिखाई है रुपए प्रति किलो में और मात्रा है किलो में, यानी जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए थी तो हम उसकी मांग 2 रुपए कर रहे थे, 2 किलो कर रहे थे, ठीक है। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 15 रुपए हो गई तब भी उसकी मांग 2 किलो है, और कीमत बढ़कर 20 रुपए हो गई यानी तब भी उसकी मांग 2 किलो में ही की जा रही है। यानी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी वो वस्तु हमारे लिए नेसेसरी है। इसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसा हमने बताया कि कीमत पहले 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई। इसको डायग्राम में दिखाया है कि पहले वस्तु की जो कीमत है वो 10 बढ़ी, फिर 15 हुई और फिर 20 हुई। लेकिन हमारी जो डिमांड लाइन है, जो डीडी रेखा है, वो हमारी स्टिल यानी 2 किलो पर रुकी हुई गई है, यानी कि जो दर्शाती है
क्या कि कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात 10 रुपए, 15 रुपए व 20 रुपए कीमत पर मांग 2 किलो में ही रहती है। अतः रेखा चित्र में मांग वक्र y अक्ष के समानांतर यानी कि वर्टिकल फॉर्म में दिखाया गया है। सेकंड है इकाई से कम लोचदार मांग यानी कि लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इकाई से कम लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम हो। इसका मतलब यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, परिवर्तन वही दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी, तो कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग में उससे कम परिवर्तन होता है। और ऐसा किन वस्तुओं में होता है? जो वस्तुएं हमारे लिए अनिवार्य होती हैं, जैसे दवाएं, भोजन आदि की मांग की लोच इकाई से कम होती हैं। इसे भी हमने सारणी रेखा चित्र से दिखाया है। यहाँ देखिए सारणी में दिखाया है, जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति किलो थी तो उसकी मांग कितनी थी? 4 किलो में थी। जब कीमत बढ़कर 10-20 हो गई, कीमत बढ़कर 20 हो गई तो मांग की मात्रा में केवल इतना सा परिवर्तन आया, यानी कंपैरेटिव। इसमें 10 का परिवर्तन आया है और उसमें केवल 1 का परिवर्तन आया है। यानी कि अगर इसको हम रेखा चित्र में देखिए इन दोनों का गैप, कि जब वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 20 हो गई यानी इतना परिवर्तन हुआ, लेकिन हमारी जो मांग है उसमें परिवर्तन केवल इतना हुआ, यानी ये पोर्शन ज्यादा है और ये पोर्शन कम है। जो ये दर्शाता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो हम खाना बंद नहीं कर सकते, मेडिसिन बंद नहीं कर सकते, लेकिन बस इतना हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट, जैसे हम होता है कई बार हम होता है अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं कि अपना चलो भोजन यानी सूखी सामग्री, उसे हमने 2 महीने स्टोर करके रख लिया या 3 महीने के लिए स्टोर रख लिया। जब कीमत बढ़ी तो हम उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कीमत से कम। नेक्स्ट है पूर्णतः बेलोचदार मांग यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। किसी वस्तु की मांग उस समय पूर्णतः बेलोचदार होती है जब कीमत, सॉरी रिपीट हो गया, इकाई के बराबर मांग की लोच यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इकाई लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन होता है, यानी दोनों में परिवर्तन होता है वो इक्वल होता है। यानी अगर हमारी कीमत 10% परिवर्तित हुई है तो उसकी मांग भी 10% परिवर्तित होगी। और ऐसा किन वस्तुओं में होता है? आरामदायक वस्तुओं में। इस प्रकार की मांग की लोच को दिखाने वाली मांग की रेखा आयताकार अतिपरवलय के आकार में होगी। इसे भी हमने सारणी और रेखा चित्र से स्पष्ट किया है। देखिए यहाँ जो कीमत है रुपए प्रति मीटर में, है ना, कीमत है रुपए प्रति मीटर में, देखिए रुपए प्रति मीटर में, कि जब हमारी कीमत 20 से 30 रुपए प्रति मीटर हो गई तो हमारी मांग की मात्रा भी 40 से 20 मीटर में हो गई। यानी अगर इसमें परिवर्तन हुआ है तो उसमें भी इक्वल परिवर्तन हुआ है। ये देखिए अगर हम इन दोनों पोर्शन को देखें तो ये दोनों ही हमें समान परिवर्तन दिखा रहे हैं। अब है इकाई से अधिक मांग की लोच, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, यानी जो कीमत में परिवर्तन हुआ है मांग की मात्रा में उससे ज्यादा परिवर्तन होता है तो उसे अधिक लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार मांग कहा जाता है। और ऐसा कब होता है? जब वस्तुएं विलासिता पूर्ण होती है, यानी हमारी लग्जरीज की वस्तुएं, लग्जरीज जैसे आपके पास गाड़ी है, बंगला है, डायमंड है ना, आप देखते हो जैसी प्राइस थोड़े से कम होते हैं जो लोग होते हैं वो इसका बहुत ज्यादा परचेज करना शुरू कर देते हैं, और जैसे प्राइस होते हैं उसकी डिमांड कम कर देते हैं।
ठीक है, इसे रेखा चित्र और सारणी से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए सारणी में क्या दिखाया है कि जब किसी वस्तु की कीमत प्रति इकाई 100 रुपए थी, तब उसकी मांग की मात्रा इकाई में 400 थी। जैसे ही कीमत बढ़ी 150 हुई, डिमांड बहुत कम हो गई, यानी केवल 100 रह गई। अगर हम डायग्राम में देखिए यहाँ 100 से 150 हुई कीमत और मांग में तुरंत कितना परिवर्तन हो गया, 400 से 100। इसीलिए हमारे जो वक्र है वो हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होने पर मांग में 75% गिरावट हो जाती है, जो कि कीमत के परिवर्तन के कंपैरेटिवली ज्यादा है। नेक्स्ट है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। किसी वस्तु की पूर्णतया लोचदार मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जब इसकी मांग में किसी भी सीमा तक विस्तार अथवा संकुचन कीमत में बिना अथवा थोड़े से परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि अगर हमारी कीमत में तनिक सा परिवर्तन हुआ, इतना सा, या नहीं भी हुआ, तब भी हमारी मांग बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाती है। लेकिन हम ये कहते हैं ऐसी मांग रेखा काल्पनिक। अब इसका उदाहरण बताऊंगी। माना एक किसान है, गेहूं की खेती करता है, मार्केट में गेहूं बेचने जाता है। अब आपको पता है कंपटीशन आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, है ना, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ऐसे में एक जब किसान मार्केट में जाता है, उसके सामने बहुत सारे कंपटीटर होते हैं। कुछ उससे ज्यादा हो सकते हैं अमीर और कुछ उससे कम हो सकते हैं। ऐसे में जब वो कंपटीशन बीट करता है तो कई बार परिस्थिति ऐसे आ जाती है कि लोग उसका गेहूं नहीं खरीदना चाहते। अब अगर ऐसे में वो अपनी वस्तु की कीमत कम कर देगा तो क्या होगा, उसकी लागत भी पूरी नहीं होगी। यानी एक तो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन, और एक होता है अगर व्यक्ति अपनी लागत ही नहीं निकाल पा रहा तो फसल करने, खेती करने से क्या फायदा। और अगर वो अपनी वस्तु की कीमत ज्यादा बोलता है, यानी कि अगर गेहूं ज्यादा महंगा बेचता है तो लोग उसका नहीं खरीदेंगे। तो ये दोनों ही परिस्थितियां बड़ी अजीब सी हो जाती हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला है जो परफेक्ट पूर्णतया लोचदार मांग की परिस्थिति है, ये काल्पनिक स्थिति होती है जो संभव नहीं हो पाती। ऐसे में क्या होता है, जब इसे सारणी और रेखा चित्र में देखते हैं तो आप ये देखिए कि कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कीमत पहले भी 20 थी और अब भी 20 है, लेकिन हमारी मांग की मात्रा इकाई में यानी पहले 2 थी और अब 4 हो गई। और इसको हम अगर डायग्राम में देखें तो आप ये देखिए कीमत में परिवर्तन दिखाया गया है 10 से 20 पर, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में पड़ी रेखा के रूप में दिखाई गई है। यानी कि सारणी से स्पष्ट है कि बिना वस्तु की कीमत वृद्धि के मांग की मात्रा में 100% की वृद्धि हो रही है। इसलिए रेखा चित्र में मांग वक्र ओ एक्स अक्ष के समानांतर ही रहती है। देखिए संक्षेप में इसे हमने तालिका के रूप में दिखाया है। अभी आपने 5 तरह की मांग की लोच पढ़ी। अब इसके जो साइन होते हैं वो दिखाए हैं। आपकी 5 तरह की मांग की लोच है, पूर्णतया लोचदार, बेलोचदार, अपेक्षाकृत लोचदार, अपेक्षाकृत बेलोचदार, एकात्मक लोचदार। अगर हम सिंबल देखें तो पूर्णतया लोचदार का सिंबल है इनफाइनाइट यानी अनंत का, पूर्णतया बेलोचदार यानी 0, अपेक्षाकृत लोचदार यानी कि मोर देन 1, अपेक्षाकृत बेलोचदार लेस देन 1 और एकात्मक लोचदार यानी कि इक्वल टू 1। और अगर हम पूर्णतया लोचदार की बात करते हैं तो हमने एग्जाम्पल दिया है गेहूं का, जो मैंने अभी आपको बताया था। यदि किसान बाजार में जाता है और उसे मार्केट में अपनी वस्तु यानी अपना गेहूं बेचना है, अगर वो हाई प्राइस करेगा तो कोई उसका सामान नहीं खरीदेगा, कोई गेहूं नहीं खरीदेगा, और अगर वो लो प्राइस करता है तो उसकी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी। ठीक है, दूसरी है पूर्णतया बेलोचदार, जिसका एग्जाम्पल है जीवन रक्षक दवाएं जिन पर हमारी लाइफ डिपेंड है। तीसरा है अपेक्षाकृत लोचदार, जैसे टीवी, फ्रिज, जो हमारी लग्जरीज में भी आ जाती है। उसके बाद है अपेक्षाकृत बेलोचदार यानी नमक, यानी आप नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हो लेकिन उसका पूर्णतः प्रयोग बंद नहीं कर सकते। और उसके बाद है एकात्मक लोचदार यानी सामान्य कपड़े, जितना परिवर्तन कीमत में होता है उतना ही हमारी मांग में होता है। अब अभी आपने क्या किया था, मांग की
लोच की पांचों श्रेणियों को सेपरेटली पढ़ा था। 5 डायग्राम देखे। अब कभी कभी आपसे कंपटीशन में आप देखते हो कि आपको एक ऐसा सा डायग्राम दे दिया जिसमें मिक्स लाइन है और आपसे पूछ लिया कि ये कौन सी लाइन है। तो इसमें हमने मांग की कीमत लोच की पांचों श्रेणियों को एक ही डायग्राम में दिखाया। देखिए इसमें जो हमारी पैरेलल ये वाली रेखा पड़ी है, समानांतर रेखा E इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये क्या दिखा रही है? हमारी पूर्णतया लोचदार मांग को। ये है E इज इक्वल टू 0 जो हमारी बिल्कुल सीधी यानी खड़ी रेखा है। ये किसे दर्शाती है? पूर्णतया बेलोचदार मांग को। इसके बाद देखिए इस डायग्राम को बनाना बहुत आसान है। इसके बाद आप देखिए बीच में हमने एक लाइन खींची है जो इस लाइन और इस लाइन को कट कर रही है, जो बताती है E इज इक्वल टू 1 यानी कि इकाई के बराबर लोचदार। मोस्टली बच्चों आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि इकाई से कम कैसे बनाए, ज्यादा कैसे बनाए। तो सबसे अच्छा क्या होता है, अगर आपको पांचों ही चीजों को, पांचों ही डिग्रीज को एक ही डायग्राम में दिखाना है, सबसे पहले आप बनाइए इकाई बेलोचदार, उसके बाद पूर्णतया लोचदार, बीच में से एक लाइन आपने कट करी, ठीक है, E इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमारे पास दो बनती है, एक तो इकाई से कम और इकाई से अधिक। जब हम कम की बात करते हैं तो कम वाली लाइन हमारी ये है, यानी कि हम इस लाइन से इधर लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे बनाएंगे। और जब हम अधिक की बात करते हैं तो उसको हमने इसके ऊपर लिया और इसको ऐसे निकाल दिया। इस तरह से हमने एक ही डायग्राम में अपनी पांचों लोच की श्रेणियों को दिखाया है। अब आता है वस्तु की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में जो परिवर्तन होता है वो क्यों होता है। ऐसा तो नहीं है कि कीमत बढ़ी घटी और हर एक व्यक्ति उसकी मांग को कम या ज्यादा कर देगा। हर एक व्यक्ति के लिए उस वस्तु की अनिवार्यता जरूरी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल एक अमीर व्यक्ति के लिए गाड़ी शायद एक लग्जरीज है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए वही गाड़ी कई बार जरूरी भी हो जाती है। यानी कि हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, आय अलग अलग होती है, ठीक है। तो जरूरतों के हिसाब से भी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग अलग अलग रूप से परिवर्तित होती है। जैसे पहला हमने एग्जांपल लिया है स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। ये क्या बताती है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि जिन वस्तुओं की अनेक स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, जिनके स्थानापन्न नहीं होते उनकी मांग कम लोचदार होती है। विद्युत की मांग बेलोच है क्योंकि विद्युत का कोई घनिष्ठ स्थानापन्न नहीं है। यानी इन्होंने बोला यदि आपके पास एक ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ गई, अब क्या हुआ, अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो आप क्या करेंगे, उस जिसकी कीमत बढ़ी है उसको छोड़कर उसका सब्स्टिट्यूट गुड जो है उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर उस वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, यानी वो सिंगल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो आपको मजबूरी में उस वस्तु का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है विद्युत, बिजली। क्या बिजली की यूनिट की दरें जो होती हैं वो ज्यादा हो जाती है तो क्या हम उसका उपभोग करना कम कर देते हैं? नहीं। तो जिन वस्तुओं का स्थानापन्न जितना ज्यादा होगा उनकी मांग उतनी ही कम हो सकती है, और जिन वस्तुओं का स्थानापन्न कम होगा उनकी मांग उतनी ही कम होगी। दूसरा है वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉमोडिटी, यानी जो वस्तु है वो किस प्रकृति की है। जैसे हमने बोला है इसमें हमने 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया है। पहला है आवश्यकता की वस्तुएं, अभी हमने पीछे पढ़ा था नेसेसरीज। सेकंड है आरामदायक वस्तुएं, वो वस्तुएं जो हमें कंफर्ट देती हैं, जैसे टीवी है, आपका फ्रिज हो गया, सोफा हो गया, एसी हो गया, है ना। और तीसरा है विलासिता की वस्तुएं, लग्जरीज, जैसे बड़ी बड़ी कारें, आपका डायमंड, ठीक है। तो सामान्यतः देखा गया है कि अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक, मिट्टी का तेल, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, है ना। नमक, मिट्टी का तेल, माचिस आदि की मांग इकाई से कम या बेलोचदार होती है, ठीक है। इन्होंने वस्तुओं की कैटेगरी के आधार पर बताया है कि इस वस्तु के लिए कौन सी लोच होगी। तो अगर हम बात करते हैं अनिवार्य वस्तुओं के लिए, तो ऐसी वस्तुओं में मांग की लोच बहुत कम या बेलोचदार होगी। दूसरा है, इसका कारण ये है कि एक उपभोक्ता इन वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा खरीदता है, चाहे इनकी कीमत में वृद्धि हो या कमी। इसलिए इनकी कीमतों में होने वाले परिवर्तन का
इनकी मांग पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि इन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर में नमक और मिट्टी का तेल यूज कर रहे हो तो क्योंकि नमक आपने देखा खाने में बहुत थोड़ा सा पड़ता है ना, ऐसा तो है नहीं कि नमक सस्ता हो गया तो हम ज्यादा डालना शुरू कर देंगे, उसकी एक निश्चित क्वांटिटी हम अपने रसोई में यूज करते हैं। तो अगर इसकी कीमत फ्लक्चुएट होगी, कीमत बढ़ेगी या घटेगी, तब भी हम उसकी क्वांटिटी को स्थिर रखेंगे। तो इसीलिए जो ऐसी वस्तु होती हैं उसमें मांग की लोच बहुत कम होती है। इसके बाद इसके विपरीत जो हमारी विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे हमने बोला अभी एसी या फर्नीचर, जो बहुत महंगे सागौन के फर्नीचर होते हैं, आपने देखा बहुत महंगे होते हैं, है ना, आदि में मांग, आदि की जो मांग है इकाई से अधिक अथवा लोचदार होती है। यानी जैसे ही इन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये ना जो विलासिता की वस्तुएं इसे स्टेटस का सिंबल माना गया। आप भी नेचुरली देखते हो, जैसे ही कोई व्यक्ति क्या होता है बड़ी सी ब्रांडेड गाड़ी से उतरता है तो क्या होता है, हम उसको की कैलकुलेशन करने लगते हैं कि व्यक्ति कितना अमीर होगा, समाज में कितनी प्रतिष्ठा होगी, होता है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, स्टेटस का सिंबल होती है। तो आप देख लो किसी के पास 2-2 4-4 गाड़ी हैं, तब भी जैसी कोई नई कार मार्केट में आती है वो उसे भी खरीद लेता है। तो ऐसी वस्तुएं जो केवल लोग अपनी विलासिता के लिए रखते हैं, जैसे ही इनके प्राइस में चेंज होता है वो अपनी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज कर देते हैं। इसका कारण यह है कि इनकी कीमत में होने वाला परिवर्तन इनकी मांग को काफी प्रभावित करता है। आरामदायक वस्तुओं जैसे ट्रांजिस्टर, कूलर, पंखा आदि की कीमत लोच इकाई के बराबर या इकाई के समीप होती है। तो इन्होंने 3 तरह की वस्तुओं की प्रकृति बताई है। मेन जो पहली है आवश्यकता की वस्तुएं, दूसरा आरामदायक वस्तुएं और तीसरा है विलासिता की वस्तुएं। तो तीनों वस्तुओं के आधार पर इनकी मांग की जो लोच है वो अलग अलग होगी। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात, यानी एक व्यक्ति अपनी आय का कितना प्रतिशत उस वस्तु पर खर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आय का जितना अधिक अनुपात किसी वस्तु पर खर्च किया जाता है उतनी हुई वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी। जिन वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत कम अनुपात खर्च करता है, जैसे आपने देखा डेली अखबार हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, आपका बूट पॉलिश हो गया, ऐसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। इन वस्तु की कीमत अगर बढ़ भी जाती है तब भी व्यक्ति अपनी मांग में कोई परिवर्तन नहीं करता। और इसके बाद है कीमत स्तर, यानी जो प्राइस है वो किस लेवल पर चेंज हुआ है। यानी बहुत अधिक कीमत और बहुत कम कीमत वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। अधिक कीमत वाली वस्तुएं जैसे डायमंड हो गया, आपके कीमती गलीचे आदि की मांग बेलोचदार होती है। अब है उपभोक्ता की आय। जिन लोगों की आय बहुत अधिक या बहुत कम होती है उनकी मांग सामान्यतः बेरोजगार होती है। उसके बाद इसी तरह से हमारी आदत है। आदतों का मतलब उपभोक्ता की आदत भी वस्तु की कीमत स्रोत का निर्धारण करती है। जैसे अगर आप निरंतर सिगरेट पीने वाले लोग देखते हैं, चाहे वो वस्तु सिगरेट कितनी भी महंगी हो जाए, तब भी क्या होता है, लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। या जैसे हम समय की बात करते हैं कि समय अल्पकाल का है, दीर्घकाल का है, वो भी हमारी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।